तो विधानसभा का मानसून सत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं आज दूसरा दिन है और 12:30 बजे अनुपूरक बजट पेश होना है। सदन से क्या तस्वीरें आ रही हैं आपको दिखाते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी, इस टाइम है वैसे तो जो आप कहें। एक मिनट माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी समय भी है, तब तक 300 हम ले सकते हैं। माननीय अगर आपके अनुमति हो 300 ले लिया जाए। माननीय 301 ले लें। 301 है, 301 है, अभी समय भी है। और कोई किसी माननीय सदस्य का नाम लिया था कि कोई रह गया है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी आपने हमको बुला लिया। किसी सदस्य का नाम छूट गया होगा। ठीक देख लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वो भी स्वर्गीय हुए, अभी उनकी सूचना हम इसको दिखवा पंडित सिंह लेंगे। जी हुए, रियाज अहमद साहब का हुआ, हम इसका अध्ययन करवा लेंगे। माननीय विभूति निषाद जी का स्वर्गवास हुआ है, 2 महीने हो गया। और और हम जोड़े लेते हैं जो जिनके माननीय सदस्यों के पास ऐसी सूचनाएं हों। मानवर आप सूचना तो मंगवा ही लें और देखें आखिर ऐसा हो क्यों रहा। ठीक जौनपुर उमा शंकर यादव छूट गया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, 1 मिनट। ये माननीय अध्यक्ष जी, नियम आपका समय अभी हुआ नहीं ना जी? आप तो सर्वाधिकार सुरक्षित है माननीय। आप तो सर्वाधिकार सुरक्षित है, आपने बुला लिया इसलिए मैं खड़ा हो गया। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि सर्वाधिकार इनको है और आपने उस बात की पुष्टि कर दी। आप बजट प्रस्तुत कर दीजिए, उसके बाद 0 ओवर 56 ले ले। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी बात से आप सहमत हो गए, इनको अधिकार सुरक्षित है। मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं। माननीय उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं माननीय, और कई पूरी तरीके से जो 2-3 मिनट जो हाइलाइट्स हैं वो बता दें। 2-3 मिनट हाइलाइट्स बता दें। चर्चा नहीं हो रही, लेकिन ये तो आप जान जाएं कि क्या कह रहे हैं। चर्चा तो कल होगी मान्यवर, आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप सब होता तो है, लेकिन ये जो है ये नियमानुसारी है। जो कुछ मैं कह रहा हूं वो पूरी तरीके से नियमानुसार। खुद नियमावली है। एक 3-4 मिनट में मैं अपनी बात कह लूं माननीय। ठीक। तो निश्चित रूप से इस पर जो विस्तार से माननीय मंत्री जी उस पर विचार रखेंगे वो कल रखेंगे। आज चूंकि सिर्फ प्रस्तुतिकरण है, नहीं, वो कोई विस्तार से नहीं बोला, इतनी देर में हो जाता अगर आप मान्यवर। ये परंपराओं को भी देख लें, अभी तक जितनी बार भी प्रस्तुतिकरण हुआ है जो परंपरा रही है और नियमावली भी है, केवल प्रस्तुतिकरण हो गया। वो परंपरा नहीं तोड़ेंगे। ये 7,301.52 करोड़ रुपए का मान्यवर बजट है, अनुपूरक बजट। ये हमारा जो 5,50,000 करोड़ रुपए का जो एनुअल बजट था उसका 1.33% है मान्यवर मात्र। बहुत ही छोटा अनुपूरक बजट है और खास तौर से इसमें फोकस उन बातों पर किया गया है कि जो अत्यंत जन कल्याणकारी हैं या किसी योजना को पूरा करने के लिए है, और कुछ मान्यवर ऐसी नई मांगे भी हैं मान्यवर। इसमें खास तौर से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए विशेष रूप से 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
गन्ने का भुगतान, अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा की निधि, अंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर तथा चौकीदारों के लिए मानदेय में वृद्धि, विद्युत व्यवस्था में सुधार, गोवंश का रखरखाव और अयोध्या में एमिनिटीज और पार्किंग की व्यवस्था और साथ साथ मान्यवर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा। मानवर ये कुछ हाईलाइट्स थी जो विशेष रूप से अनुपूरक में हम लाइव लेकर आए हैं। चर्चा तो मानवर विस्तृत कल होगी, लेकिन हम विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि इस 4.5 साल की सरकार में पब्लिक का परसेप्शन बदला है। लोक दृष्टि सबसे बड़ा मानदंड होता है किसी भी सरकार के मूल्यांकन का, और आज जनता की ये आवाज है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं मान्यवर, और कई रिकॉर्डों को तोड़ा भी है मान्यवर। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि 1.33% का हम मात्र अनुपूरक बजट लेकर आए हैं। इसलिए बिना चर्चा के ही अगर सबको पास कर दें तो बहुत अच्छा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो मैं आग्रह आपसे कर रहा था वही बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसकी पुष्टि की। आज जो है केवल इनको प्रस्तुतिकरण करना था अनुपूरक बजट का। नियमावली में भी है, परंपरा भी हमेशा यही रही है। नहीं परंपरा केवल प्रस्तुत करता हूं बस, इसके बाद बैठ जाते। कल चर्चा की डेट लगी है इस पर, लेकिन आप तो पूरा भाषण कर गए, और ये भी कह दिए कि सरकार ने कई रिकॉर्ड कायम कर दिए। ये तो सही है मानवर, सही है, ये बिल्कुल सही है। ये तो राजनीति के राम है, राजनीति के राम, और ये आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये राजनीतिक मापदंडों के नहीं, ये आचार्य पीठ के संत है। और जो आपने रिकॉर्ड कायम किया है, मैं भी मानता हूं कि कायम किया है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ा करके लोगों को जान मारने का काम किया है। भ्रष्टाचार को बढ़ा करके लोगों को तहस-नहस करने का काम किया है। 45 वर्ष में कभी इतनी कभी बेरोजगारी नहीं, इसका रिकॉर्ड कायम किया है आपने। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में खाद्यान्न वितरण हो रहा है। पिछड़े और दलित को पूरे प्रदेश में 4 साल में एक आरक्षण नहीं दिया, रिकॉर्ड कायम किया है आपने। गरीब रिकॉर्ड कायम किया है, मैं मानता हूं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अब नियम 300 ले लें। हाँ, अब नियम 300 ले लीजिए, 301 ले लीजिए, उसके बाद 56 ले लीजिए। अब हो गया, हम लोग नहीं मिली। हाँ ये ठीक है। अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया, प्रतियां तत्काल मिलनी चाहिए थी मान्यवर। ये प्रतियां हम लोगों को वितरित नहीं की गई। हो रही। असल में सब लोग सुनने लगते हैं ना, जब राम गोविंद जी खड़े होते हैं, खन्ना जी खड़े होते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि प्रतियां बांटनी। आप दोनों महानुभाव काफी आकर्षक बातें करते हैं। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं। माननीय उमाशंकर सिंह जी की सूचना है। इस सूचना में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का तैलचित्र लगाने की बात थी। तैलचित्र बन रहा है। जी माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि इसमें बोलना क्या, जब हम कह रहे हैं कि बन रहा है, वो हम कह रहे हैं ना, सरकार नहीं कह रही। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि ये मतलब मंडप भी जाने कि 18/2/2019 को आपकी ही पीठ, आप ही श्रीमान जी द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी कि तैलीय चित्र लग जाएगा। और माननीय अध्यक्ष जी, लगभग आप देख लीजिए कितने लगभग, मैं कह रहा हूं कि वो उसका ऑर्डर कर दिया गया विधानसभा की तरफ से, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी परामर्श ले लिया गया था। जी, तो वो लगेगा। ठीक, धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय राम गोविंद जी ने एक सूचना दी है
और वो सूचना किसी भी तरह से, चाहे नियमावली को उलट कर पढ़िए, चाहे पलट कर पढ़िए, चाहे खड़े होकर पढ़िए, चाहे बैठ कर पढ़िए, किसी भी तरह पढ़िए, उसमें आती नहीं। और वो वरिष्ठ नेता है तो हमारा मार्गदर्शन करें कि ये कैसे आती। आपका मार्गदर्शन तो मैं नहीं कर सकता, आपका मार्गदर्शन ले सकता हूं। ये संविधान का 14 देखिए साहब, उसमें आता नहीं, आप सब जानते हैं इस नियम। समता का अधिकार ये संविधान के 14 में है। क्या है? विधि के समक्ष समता। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विविधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक, वो तो मौलिक अधिकारों में है। ठीक है। और 15 भी देख लीजिए, सदन की कार्यवाही से संबंधित मामले ही औचित्य के प्रश्न के रूप में आते हैं। संविधान से संबंधित भी, संविधान से, नियमावली से संबंधित, सदन की कार्यवाही से संबंधित, संविधान से संबंधित। सदन की कार्यवाही से 15 भी सुन लीजिए बनिया आता नहीं है, अब आप जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी तो सदन की कार्यवाही आपको दिखाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एनडीए की परीक्षा में लड़कियां भी होंगी शामिल। 5 सितंबर को होनी है एनडीए की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट की सेना को फटकार, महिलाओं के प्रति रवैया बदले सेना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बड़ा फैसला, 5 सितंबर को ये परीक्षा होनी है। महिलाओं के प्रति जो रवैया है उसमें तब्दीली का जिक्र कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। सुशील हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील, इस पूरी खबर को सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। आज देखिए, साफ तौर से एनडीए में फिलहाल अभी तक किसी भी लड़की को परीक्षा देने का अधिकार नहीं था और इसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि जो फिलहाल राष्ट्रीय अकादमी ऑफ डिफेंस है उसमें लड़कियां भी पार्टिसिपेट करें और इसीलिए याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है कि अब जो आगामी परीक्षा होगी उस आगामी परीक्षा में लड़कियां भी शामिल होंगी, लड़कियां भी परीक्षा देंगी। लेकिन जो इसका रिजल्ट का जो आउटकम होगा वो सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगा। लेकिन जो बड़ी राहत है उस राहत को अगर देखा जाए तो 5 सितंबर को जो परीक्षा होने वाली है एनडीए की, उस परीक्षा में कहीं ना कहीं अब लड़कियां भी पार्टिसिपेट करेंगी। पहले आर्मी में लड़कियां एसएससी के थ्रू जाती थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से याचिका दाखिल करके एक परमानेंट कमीशन को अडॉप्ट किया। उसके बाद फिर उनको आगे पढ़ने की इजाजत दी जाती थी। लेकिन अब डायरेक्ट महिलाएं आर्मी में कहीं ना कहीं एनडीए के थ्रू एंट्री करेंगी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत फिलहाल महिलाओं के लिए है। और इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी को भी ये कहा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाओं को भी आगे बढ़ने की परमिशन देनी चाहिए और उनको अदालतों के आदेश पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है और अब एनडीए में महिलाओं की एंट्री की शुरुआत है, यानी कि आर्मी में आगे आने वाले दिनों में जो लेफ्टिनेंट बनते हैं, कर्नल जो बनते हैं थ्रू एनडीए, वो अब महिलाएं भी बन सकेंगी। जी बिल्कुल, तो तीनों सेनाओं में जाने का रास्ता साफ। एनडीए की परीक्षा होती है साल में 2 बार 12वीं के बाद, और देखिए आप एलिजिबल होते हैं देने के लिए। महिलाओं को इजाजत नहीं थी, लेकिन अब ये बड़ी खबर छूट मिली है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारियों के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस बीच सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी तालिबान सरकार को बधाई दी। कहा बहुत कुर्बानियों के बाद ये दिन आया है। और हजारा के ज़ुआमा और कायदीन को भी सलाम मोहब्बत भेजता हूं। आपने कंट्रोल हाथ में लेते ही खवातीन के तालीमी इदारे भी खोलने का ऐलान कर दिया, सरकारी दफातर भी खुल गए। अब आपको एक मौका मिला है
बरसों की कुर्बानियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के कोच पाक ताई सैंग को अयोध्या आने का न्योता दिया। दरअसल वो दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं और दक्षिण कोरिया में मान्यता है कि अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना 2000 साल पहले कोरिया गई थी और उन्होंने वहां के राजा से साल 2000 में कोरिया गई थी और उन्होंने वहां के राजा से शादी कर ली थी। इसलिए दक्षिण कोरिया ने अयोध्या में सरयू किनारे रानी हो का स्मारक भी बनवाया है। So you are from Korea? Yes, sir. Wow. South Korea, sir. Namaste, sir. Ever have you visited Ayodhya? Yeah. Ayodhya? You know anything about Ayodhya? There is a special relation with Korea and Ayodhya. And last time, the first lady, your president's wife, she came to she came to attend that function in Ayodhya. She was a special guest. So you must visit Ayodhya and you must know what is the history about Ayodhya. And you will feel proud. Yes, thank you, sir. Thank you. धर्मनगरी वाराणसी की धर्म, संस्कृति और इतिहास के बारे में सभी बखूबी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कई ऐसी हस्तकलाएं हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। इन्हीं कलाओं में एक है यहाँ के कारीगरों का बनाया हुआ लकड़ी का खिलौना। 2014 से पहले ये कलाएं विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन अब ये विश्व में एक बार फिर से चर्चा का विषय है। जन्माष्टमी के मौके पर आपने श्री कृष्ण की लीलाओं की कई झांकियां देखी होंगी, लेकिन वो सभी झांकियां मिट्टी से बनी होती हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब श्री कृष्ण की सभी लीलाओं की झांकियां लकड़ी के खिलौनों के रूप में देश और दुनिया के सामने होंगी। वाराणसी के लोलार्क कुंड स्थित लकड़ी के खिलौनों के व्यवसायी और कारीगर बिहारी अग्रवाल से इसे बनवाया गया है। लॉकडाउन के दौरान महाभारत देखने के दौरान उन्हें ये विचार आया और फिर क्या था, कारीगर ने उसे लकड़ी पर उकेर दिया। जब इन लीलाओं की तस्वीरें विदेशी ग्राहकों को भेजी गईं, तो इसकी डिमांड बढ़ गई। पहले दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर से ऑर्डर आए और अब अमेरिका से भी बातें शुरू हो गई हैं। हमने 4 महीना पहले इसका हम लोगों ने आइडिया लिया, महाभारत देखा था तो हमने इसकी डिजाइनिंग की और पूरी भगवान श्री कृष्ण की पूरी लीलाएं और झांकी जो है इस पर हमने बनाया और उसका सारा फायदा ये मिला कि हमारा जो ये माल जो है दक्षिण भारत में, चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में और हमारा सिंगापुर से भी इसका ऑर्डर आया है। अभी कुछ दिनों से 2-3 दिन से हमारी अमेरिका में बात चल रही है, वहाँ से भी मेरा 5-6 सेट का ऑर्डर निकलेंगे। लकड़ी के खिलौनों में उस वक्त और तेजी आ गई जब पीएम मोदी ने टॉय फेयर का आयोजन किया, तो कोरोना काल में काफी नुकसान झेल चुके इस लघु उद्योग को एक बार फिर से बल मिल गया। बनारस में काम तो आज का नहीं 60 साल पुराना काम है, लेकिन बनारस में लोग कुछ चीज़ समझ आते, कुछ खिलौने मिलते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस खिलौने के बारे में वर्चुअल उद्घाटन किया था तो उसमें बनारस के बारे में बात किया था। तब क्या हो गया, लोगों के बनारस में खिलौने बनते हैं और उसके बाद क्या था कि उनकी बात से जो हम लोग काम करते थे लेकिन हमारा पहचान नहीं हो पाती थी। टॉय फेस्टिवल से ना सिर्फ पूरे दुनिया भर में बनारस के या काशी के काष्ठ कला की पहचान हुई, बल्कि यहाँ जो लोग इसका काम करते थे उनके मन में प्रोत्साहन हुआ कि जो इतने वो सालों साल से काम करते आ रहे हैं उसकी पहचान है और उसकी पहचान और कोई नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी सराहना कर रहे हैं। तो ये टॉय फेस्टिवल से उनके काफ़ी मनोबल बढ़ा। जो नई यंग जनरेशन थी जो इस काम में, इस कला में जुड़ना नहीं चाह रही थी, हम लोग ने उन्हें समझाया, इसकी महत्व समझाया हम लोग ने कि क्या है, उससे जुड़ के कितनी अच्छी चीज़ें वो यहाँ हमारे देश की कला को कहाँ विदेशों तक पहुँचा रहे हैं। तो आज लोग बहुत उत्साह से काम करते हैं। व्यवसायियों को इसका फायदा हुआ तो कारीगरों की जिंदगी में खुशियों के रंग भर गए। पहले तो काम हो रहा था, लेकिन इस समय लॉकडाउन के बाद हम लोगों का काम बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें जो हम लोग पेंटिंग कलाकार हैं, ये सब लकड़ियों के जितनी भी मूर्ति झांकी बनती है हम लोग पेंटिंग करते हैं
पहले से काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। हम लोगों को अच्छा आमदनी हो रहा है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो रहा है, हमारा परिवार भी बहुत अच्छा चल रहा है। पहली बार ऐसा होगा जब लकड़ी के खिलौनों के रूप में कृष्ण की सारी लीलाओं के दर्शन 7 समंदर पार होंगे। ऐसे में इस बार की जन्माष्टमी लकड़ी के खिलौनों के व्यवसाय के लिए खास होगी, क्योंकि इस बार इनकी कारीगरी में धार्मिक भावनाएं भी जुड़ गई हैं। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही गुलदारों की तादाद इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। अब तो गुलदार शहरों में भी नजर आते हैं। इंसानों का जंगलों में बढ़ता दखल और गुलदारों का रिहायशी इलाकों में आना दोनों के लिए ही खतरनाक है। बीते कुछ सालों में उत्तराखंड में गुलदार और इंसान के बीच संघर्ष बढ़ा है। इसी साल अब तक गुलदारों के हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, बीते 7 महीनों में 7 गुलदारों को आदमखोर घोषित किया गया, जिनमें से 6 गुलदारों को शिकारियों ने मौत के घाट भी उतार दिया। गुलदारों के इंसानों पर सबसे अधिक हमले पहाड़ी इलाकों में देखने को मिले हैं। जंगलों में लगातार बढ़ रहे इंसानी दखल की वजह से गुलदार रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। मानव जो है उनकी जंगलों पे भी कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे लोग आबादी हो रही है। प्लस दूसरा ये हो गया कि लोगों की आवाजाही बढ़ गई है हर क्षेत्र में, और वो जानवरों के लिए भी जंगलों में साधन कम हो गए। पानी भी नहीं मिल पाता है, कई बार खाने के भी साधन नहीं है, तो वो लोग भी शहर की तरफ या आबादी की तरफ आ जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में गुलदारों की संख्या 3000 के पार पहुंच चुकी है। हालात ये है कि पहाड़ी जिलों में न तो विभाग के पास वेटनरी डॉक्टर हैं और न ही ट्रैंकुलाइज गन। गुलदारों और इंसानों के संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग के पास कोई ठोस प्लान है ही नहीं। जो प्रभावित गांव हैं जहां पे इसकी संभावना अधिक है, तो वहां पे जो बचाव के तरीके हैं उनको अपनाने की जरूरत है। वो चाहे मार्गों के किनारे झाड़ियों को हटाना, ये स्ट्रीट लाइट्स लगाना। गुलदारों के हमलों में हर साल इजाफा होता जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राम भरोसे चल रहा वन विभाग कैसे इस संघर्ष पर काबू पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। सीएम का